नमस्कार मित्रों, मैं आलोक कुमार इन दिनों लगातार गांधी जी के बारे में चर्चा कर रहा हूं आपसे। जो हिंद स्वराज में गांधी जी ने जो कुल 20 अध्याय लिखे हुए हैं, उसमें से जो 18वां अध्याय है वह शिक्षा के बारे में था। और इस अध्याय को भी मैं पढ़कर आपको सुनाना चाहूँगा, क्योंकि मेरे एक मित्र ने ही मुझे यह सलाह दिया जब मैं यह हिंदू स्वराज के बारे में जो कुछ भी चर्चा कर रहा था। और इस चर्चा का मेरे तरफ से जो वीडियो था वह इसके पहले वाला वीडियो लास्ट कर दिया गया था हिंदू स्वराज के बारे में चर्चा करते हुए। तो उसका यह कहना था कि जो 20 अध्याय हैं उन सबको सुनाना और पूरे हिंद स्वराज के बारे में पढ़कर लगातार सुनाना यह ज़्यादा अच्छा होगा आपके व्यूअर्स के लिए, क्योंकि तभी एक सही समझ भी विकसित हो सकती है किसी के बारे में। नहीं तो गांधी जी के बारे में उसे आधी अधूरी बातें ही सिर्फ मालूम होगी। लेकिन मैंने कहा कि मैं गांधी जयंती तक गांधी जी के बारे में, रचनात्मक कार्यक्रम के बारे में लगातार बहुत से विषयों पर चर्चा करना चाह रहा हूं। इसलिए केवल हिंद स्वराज के बारे में यह चर्चा करना इतने कम समय में संभव नहीं है। और हिंद स्वराज के बारे में चर्चा करते हुए ये मेरे पूरे समय निकल जाएंगे। तो इसलिए मैं सभी विषयों को थोड़ा थोड़ा अभी जो है टच करके और फिर आगे चल के विस्तार से उसके बारे में चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। और यह संभव हुआ तो भविष्य में जो है हिंद स्वराज के बारे में या गांधी जी की जो एक एक किताबें हैं उसके बारे में पूरी तरह से अपने पाठकों को बताऊंगा। और वीडियो ज़रा लंबी भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं मानी जानी चाहिए, तब जब व्यूवर्स हो, वास्तव में जो लोग देखने वाले हैं वह हो। अभी फ़िलहाल हम वीडियो को जो है ज़्यादा लंबा करना नहीं चाहते हैं, लेकिन यह जो विषय है इस विषय पर आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि मैंने इसमें से एक विषय ये जो है शिक्षा के बारे में कम से कम अपने मित्र के कहने पे ही यह आपको इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज कम से कम ज़रूर सुना देना चाहता हूँ। और इसके बाद कल से मैं फिर गांधी जी के बारे में और उनके रचनात्मक कार्यक्रम और भी जो कुछ भी रहे हैं उसके बारे में मैं चर्चा करूँगा, उनके अन्य पुस्तकों के बारे में चर्चा करूँगा। और मित्रों, चूँकि जो भी वीडियो मैं बना रहा हूँ वह आप ज़्यादा देख तो रहे हैं लेकिन उसे लाइक नहीं कर रहे हैं, कमेंट नहीं कर रहे हैं, उसके ऊपर आपके मन में विचार जो आ रहा है यह आप नहीं बता रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि यह आप ज़रूर करें, क्योंकि कहीं से भी जो संदेह उत्पन्न होता है उसे मिटाना भी ज़रूरी होता है। और यह तभी हो सकता है जब हम एक सार्थक चर्चा को कमेंट के द्वारा भी आगे बढ़ाएं। जो भी वीडियो आप देख रहे हैं उसे शेयर भी करते रहें। तो आज के इस शिक्षा विषय को आगे बढ़ाते हुए मैं बताना चाहूँगा कि पाठक के रूप में गांधी जी के मन में जो सवाल आता है वे बताते हैं, आपने इतना सारा कहा परंतु उसमें कहीं भी शिक्षा तालीम की ज़रूरत तो बताई ही नहीं। हम शिक्षा की कमी की हमेशा शिकायत करते रहते हैं। लाजमी तालीम देने का आंदोलन हम सारे देश में देखते हैं। महाराजा गायकवाड़ ने अपने राज्य में लाजमी शिक्षा शुरू की है, उसकी ओर सबका ध्यान गया है। हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। यह सारी कोशिश क्या बेकार ही समझनी चाहिए? संपादक के रूप में उनका जवाब आता है, अगर हम अपनी सभ्यता को सबसे अच्छी मानते हैं तब तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि वह कोशिश ज़्यादातर बेकार ही है। महाराजा साहब और हमारे दूसरे धुरंधर नेता सबको तालीम देने की जो कोशिश कर रहे हैं उसमें उनका हेतु निर्मल है, इसलिए उन्हें धन्यवाद ही देना चाहिए। लेकिन उनके हेतु का जो नतीजा आने की संभावना है उसे हम छिपा नहीं सकते। शिक्षा तालीम का अर्थ क्या है? अगर उसका अर्थ सिर्फ अक्षर ज्ञान ही हो तो वह तो एक साधन जैसी ही हुई। उसका अच्छा उपयोग भी हो सकता है और बुरा उपयोग भी हो सकता है। एक शस्त्र से चीर फाड़ करके बीमार को अच्छा किया जा सकता है और वही शस्त्र किसी की जान लेने के लिए भी काम में लाया जा सकता है। अक्षर ज्ञान का भी ऐसा ही है। बहुत से लोग उसका बुरा उपयोग करते हैं, यह तो हम देखते ही हैं। उसका अच्छा उपयोग प्रमाण में कम ही लोग करते हैं। यह बात अगर ठीक है तो इससे यह साबित होता है कि अक्षर ज्ञान से दुनिया को
फायदे के बदले नुकसान ही हुआ है। शिक्षा का साधारण अर्थ अक्षर ज्ञान ही होता है। लोगों को लिखना, पढ़ना और हिसाब करना सिखाना बुनियादी या प्राथमिक प्राइमरी शिक्षा कहलाती है। एक किसान ईमानदारी से खुद खेती करके रोटी कमाता है। उसे मामूली तौर पर दुनियावी ज्ञान है, अपनी माँ बाप के साथ कैसे बरतना, अपनी स्त्री के साथ कैसे बरतना, बच्चों से कैसे पेश आना, जिस देहात में वह बसा हुआ है वहाँ उसकी चाल ढाल कैसी होनी चाहिए, इन सब का उसे काफ़ी ज्ञान है। वह नीति के नियम समझता है और उनका पालन करता है, लेकिन वह अपने दस्तखत करना नहीं जानता। इस आदमी को आप अक्षर ज्ञान देकर क्या करना चाहते हैं? उसके सुख में आप कौन सी बढ़ती करेंगे? क्या उसकी झोंपड़ी या उसकी हालत के बारे में आप उसके मन में असंतोष पैदा करना चाहते हैं? ऐसा करना हो तो भी उसे अक्षर ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। पश्चिम के असर के नीचे आकर हमने यह बात चलाई है कि लोगों को शिक्षा देनी चाहिए, लेकिन उसके बारे में हम आगे पीछे की बात सोचते ही नहीं। अब ऊंची शिक्षा को ले, मैं भूगोल विद्या सीखा, खगोल विद्या, आकाश के तारों की विद्या सीखा, बीज गणित, एल्जेब्रा भी मुझे आ गया, रेखा गणित, ज्योमेट्री का ज्ञान भी मैंने हासिल किया, भूगर्भ विद्या को भी मैं पी गया। लेकिन उससे क्या? उससे मैंने अपना कौन सा भला किया? अपने आसपास के लोगों का क्या भला किया? किस मकसद से मैंने वह ज्ञान हासिल किया? उससे मुझे क्या फायदा हुआ? एक अंग्रेज विद्वान हक्सली ने शिक्षा के बारे में यूँ कहा है, उस आदमी ने सच्ची शिक्षा पाई है जिसके शरीर को ऐसी आदत डाली गई है कि वह उसके बस में रहता है, जिसका शरीर चैन से और आसानी से सौंपा हुआ काम करता है। उस आदमी ने सच्ची शिक्षा पाई है जिसकी बुद्धि शुद्ध, शांत और न्यायदर्शी है। उसने सच्ची शिक्षा पाई है जिसका मन कुदरती कानूनों से भरा है और जिसकी इंद्रियां उसके बस में है, जिसके मन की भावनाएं बिल्कुल शुद्ध हैं, जिसे नीच कामों से नफरत है और जो दूसरों को अपने जैसा मानता है। ऐसा आदमी ही सच्चा, शिक्षित, तालीमशुदा माना जाएगा, क्योंकि वह कुदरत के कानून के मुताबिक चलता है। कुदरत उसका अच्छा उपयोग करेगी और वह कुदरत का अच्छा उपयोग करेगा। अगर यही सच्ची शिक्षा हो तो मैं कसम खाकर कहूँगा कि ऊपर जो शास्त्र मैंने गिनाए हैं उनका उपयोग मेरे शरीर या मेरी इंद्रियों को बस में करने के लिए मुझे नहीं करना पड़ा। इसलिए प्राथमिक शिक्षा को लीजिए या उच्च शिक्षा को लीजिए, उसका उपयोग मुख्य बात में नहीं होता। उससे हम मनुष्य नहीं बनते, उससे हम अपना कर्तव्य नहीं जान सकते। पाठक, अगर ऐसा ही है तो मैं आपसे एक सवाल करूंगा, आप ये जो सारी बातें कर रहे हैं वह किसकी बदौलत कर रहे हैं? अगर आपने अक्षर ज्ञान और उच्च शिक्षा नहीं पाई होती तो ये सब बातें आप मुझे कैसे समझा पाते? संपादक, आपने अच्छी सुनाई, लेकिन आपके सवाल का मेरा जवाब भी सीधा ही है। अगर मैंने ऊंची या नीची शिक्षा नहीं पाई होती तो मैं नहीं मानता कि मैं निकम्मा आदमी हो जाता। अब ये बातें कहकर मैं उपयोगी बनने की इच्छा रखता हूँ। ऐसा करते हुए जो कुछ मैंने पढ़ा उसे मैं काम में लाता हूँ और उसका उपयोग, अगर वह उपयोग हो तो मैं अपने करोड़ों भाइयों के लिए नहीं कर सकता, सिर्फ आप जैसे पढ़े लिखों के लिए ही कर सकता हूँ। इससे भी मेरी ही बात का समर्थन होता है। मैं और आप दोनों गलत शिक्षा के पंजे में फंस गए थे, उसमें से मैं अपने को मुक्त हुआ मानता हूँ। अब वह अनुभव मैं आपको देता हूँ और उसे देते समय ली हुई शिक्षा का उपयोग करके उसमें रही सड़न मैं आपको दिखाता हूँ। इसके सिवा आपने जो बात मुझे सुनाई उसमें आप गलती खा गए, क्योंकि मैंने अक्षर ज्ञान को हर हालत में बुरा नहीं कहा है। मैंने तो इतना ही कहा है कि उस ज्ञान की हमें मूर्ति की तरह पूजा नहीं करनी चाहिए। वह हमारी कामधेनु नहीं है, वह अपनी जगह पर शोभा दे सकता है। और वह जगह यह है कि जब मैंने और आपने अपने इंद्रियों को बस में कर लिया हो, जब हमने नीति की नींव मजबूत बना ली हो, तब अगर हमें अक्षर ज्ञान पाने की इच्छा हो तो उसे पाकर हम उसका अच्छा उपयोग कर सकते हैं। वह शिक्षा आभूषण के रूप में अच्छी लग सकती है, लेकिन अक्षर ज्ञान का अगर आभूषण के तौर पर ही उपयोग हो तो ऐसी शिक्षा को लाजमी करने की हमें ज़रूरत नहीं। हमारे पुराने स्कूल ही काफ़ी हैं। वहाँ नीति को पहला स्थान दिया जाता है। वह सच्ची प्राथमिक शिक्षा है।
उस पर हम जो इमारत खड़ी करेंगे वह टिक सकेगी। पाठक, तब क्या मेरा यह समझना ठीक है कि आप स्वराज्य के लिए अंग्रेजी शिक्षा का कोई उपयोग नहीं मानते? संपादक, मेरा जवाब हाँ और नहीं दोनों है। करोड़ों लोगों को अंग्रेजी की शिक्षा देना उन्हें गुलामी में डालने जैसा है। मैकॉले ने शिक्षा की जो बुनियाद डाली वह सचमुच गुलामी की बुनियाद थी। ये बातें गांधी जी ने स्वयं बताई है हिंद स्वराज में, उन्होंने जो शिक्षा विषय पर चर्चा किया है उसमें। उसने इसी इरादे से अपनी योजना बनाई थी, ऐसा मैं नहीं सुझाना चाहता। गांधी जी ये बात बताते हैं, क्योंकि हम हर जगह यह देखते हैं कि मैकाले शिक्षा पद्धति के बारे में जिस तरह की जो बातें की जाती है वह एक तरफा दिखती है बिल्कुल, जबकि सच्चाई अगर हम इसकी देखने की कोशिश करें तो ये बातें एक तरफा नहीं है। इसमें दोनों पक्ष की बातें आती है और कहीं ना कहीं वह सही है तो कहीं ना कहीं वह गलत भी है। और गांधी जी का इशारा पूरी तरह से यहाँ जो है अपनी शिक्षा पद्धति की ओर है, और मैकाले शिक्षा पद्धति में अगर कुछ अच्छाई है तो उसे भी ले लेने में ये हिचक नहीं दिखाते हैं। कुल मिलाकर इस विषय पर चर्चा करते हुए गांधी जी का यह जो एक सारांश है उनके मतों का यह है। लेकिन उसके काम का नतीजा यही निकला है। यह कितने दुख की बात है कि हम स्वराज्य की बात भी पराई भाषा में करते हैं। जिस शिक्षा को अंग्रेजों ने ठुकरा दिया है वह हमारा श्रृंगार बनती है। यह जानने लायक है। उन्हीं के विद्वान कहते रहते हैं कि उसमें यह अच्छा नहीं है, वह अच्छा नहीं है। वे जिसे भूल गए हैं उसी से हम अपने अज्ञान के कारण चिपके रहते हैं। उनमें अपनी अपनी भाषा की उन्नति करने की कोशिश चल रही है। वेल्स इंग्लैंड का एक छोटा सा परगना है, उसकी भाषा धूल जैसी नगण्य है। ऐसी भाषा का अब जीर्णोद्धार हो रहा है। वेल्स के बच्चे वेल्स भाषा में ही बोले, ऐसी कोशिश वहाँ चल रही है। इसमें इंग्लैंड के खजांची लॉयड जॉर्ज बड़ा हिस्सा लेते हैं। और हमारी दशा कैसी है, हम एक दूसरे को पत्र लिखते हैं तब गलत अंग्रेजी में लिखते हैं। एक साधारण एमए पास आदमी भी ऐसी गलत अंग्रेजी से बचा नहीं होता। हमारे अच्छे से विचार प्रकट करने का जरिया है अंग्रेजी। हमारी कांग्रेस का कारोबार भी अंग्रेजी में चलता है। अगर ऐसा लंबे अरसे तक चला तो मेरा मानना है कि आने वाली पीढ़ी हमारा तिरस्कार करेगी और उसका साह हमारी आत्मा को लगेगा। आपको समझना चाहिए कि अंग्रेजी शिक्षा लेकर हमने अपने राष्ट्र को गुलाम बनाया है। अंग्रेजी शिक्षा से दंभ, राग, जुल्म वगैरह बढ़े हैं। अंग्रेजी शिक्षा पाए हुए लोगों ने प्रजा को ठगने में, उसे परेशान करने में कुछ भी उठा नहीं रखा है। अब अगर हम अंग्रेजी शिक्षा पाए हुए लोग उसके लिए कुछ करते हैं तो उसका हम पर जो कर्ज चढ़ा हुआ है उसका कुछ हिस्सा ही हम अदा करते हैं। यह क्या कम जुल्म की बात है कि अपने देश में अगर मुझे इंसाफ पाना हो तो मुझे अंग्रेजी भाषा का उपयोग करना चाहिए। बैरिस्टर होने पर मैं स्वभाषा में बोल ही नहीं सकता, दूसरे आदमी को मेरे लिए तर्जुमा कर देना चाहिए। यह कुछ कम दम है, यह गुलामी की हद नहीं तो और क्या है। इसमें मैं अंग्रेजों का दोष निकालूं या अपना? हिंदुस्तान को गुलाम बनाने वाले तो हम अंग्रेजी जानने वाले लोग ही हैं। राष्ट्र की हाय अंग्रेजों पर नहीं पड़ेगी बल्कि हम पर पड़ेगी। लेकिन मैंने आपसे कहा कि मेरा जवाब हाँ और ना दोनों है। हाँ कैसे, सो मैंने आपको समझाया। अब ना कैसे यह बताता हूँ। हम सभ्यता के रोग में ऐसे फंस गए हैं कि अंग्रेजी शिक्षा बिल्कुल लिए बिना अपना काम चला सके ऐसा समय अब नहीं रहा। जिसने वह शिक्षा पाई है वह उसका अच्छा उपयोग करे। अंग्रेजों के साथ के व्यवहार में, ऐसे हिंदुस्तानियों के साथ के व्यवहार में जिनकी भाषा हम समझ न सकते हो, और अंग्रेज खुद अपनी सभ्यता से कैसे परेशान हो गए हैं यह समझने के लिए अंग्रेजी का उपयोग किया जाए। जो लोग अंग्रेजी पढ़े हुए हैं उनकी संतानों को पहले तो नीति सिखानी चाहिए, उनकी मातृभाषा सिखानी चाहिए और हिंदुस्तान की एक दूसरी भाषा सिखानी चाहिए। बालक जब पुख्ता पक्की उम्र के हो जाए तब भले ही वे अंग्रेजी शिक्षा पाएं, और वह भी उसे मिटाने के इरादे से, न कि उसके जरिए पैसे कमाने के इरादे से।
ऐसा करते हुए भी हमें यह सोचना होगा कि अंग्रेजी में क्या सीखना चाहिए और क्या नहीं सीखना चाहिए, कौन से शास्त्र पढ़ने चाहिए, यह भी हमें सोचना होगा। थोड़ा विचार करने से ही हमारी समझ में आ जाएगा कि अगर अंग्रेजी डिग्री लेना हम बंद कर दें तो अंग्रेज हाकिम चौंकेंगे। पाठक, तब कैसी शिक्षा दी जाए? संपादक, उसका जवाब ऊपर कुछ हद तक आ गया है, फिर भी इस सवाल पर हम और विचार करें। मुझे तो लगता है कि हमें अपनी सभी भाषाओं को उज्ज्वल, शानदार बनाना चाहिए। हमें अपनी भाषा में ही शिक्षा लेनी चाहिए। इसके क्या मानी है, इसे ज़्यादा समझाने का यह स्थान नहीं है। जो अंग्रेजी पुस्तकें काम की हैं उनमें हमें अपनी भाषा में अनुवाद करना होगा। बहुत से शास्त्र सीखने का दंभ और वहम हमें छोड़ना होगा। सबसे पहले तो धर्म की शिक्षा या नीति की शिक्षा दी जानी चाहिए। हर एक पढ़े लिखे हिंदुस्तानी को अपनी भाषा का, हिंदू को संस्कृत का, मुसलमान को अरबी का, पारसी को फारसी का और सबको हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। कुछ हिंदुओं को अरबी और कुछ मुसलमानों और पारसियों को संस्कृत सीखनी चाहिए। उत्तरी और पश्चिमी हिंदुस्तान के लोगों को तमिल सीखनी चाहिए। सारे हिंदुस्तान के लिए जो भाषा चाहिए वह तो हिंदी ही होनी चाहिए। उसे उर्दू या नागरी लिपि में लिखने की छूट रहनी चाहिए। हिंदू मुसलमानों के संबंध ठीक रहें, इसलिए बहुत से हिंदुस्तानियों का इन दोनों लिपियों को जान लेना जरूरी है। ऐसा होने से हम आपस के व्यवहार में अंग्रेजी को निकाल सकेंगे। और यह सब किसके लिए ज़रूरी है? हम जो गुलाम बन गए हैं उनके लिए। हमारी गुलामी की वजह से देश की प्रजा गुलाम बनी है। अगर हम गुलामी से छूट जाएं तो प्रजा तो छूट ही जाएगी। पाठक, आपने जो धर्म की शिक्षा की बात कही वह बड़ी कठिन है। संपादक, फिर भी उसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। हिंदुस्तान कभी नास्तिक नहीं बनेगा। हिंदुस्तान की भूमि में नास्तिक फल फूल नहीं पकते। बेशक यह काम मुश्किल है। धर्म की शिक्षा का ख्याल करते ही सिर चकराने लगता है। धर्म के आचार्य दम्भी और स्वार्थी मालूम होते हैं। उनके पास पहुंचकर हमें नम्र भाव से उन्हें समझाना होगा। उसकी कुंजी मुल्लों, दस्तूरों और ब्राह्मणों के हाथ में है। लेकिन उनमें अगर सद्बुद्धि पैदा न हो तो अंग्रेजी शिक्षा के कारण हमें जो जोश पैदा हुआ है उसका उपयोग करके हम लोगों को नीति की शिक्षा दे सकते हैं। यह कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। हिंदुस्तानी सागर के किनारे पर ही मैल जमा है। उस मैल से जो गंदे हो गए हैं उन्हें साफ होना है। हम लोग ऐसे ही हैं और खुद ही बहुत कुछ साफ हो सकते हैं। मेरी यह टीका करोड़ों लोगों के बारे में नहीं है। हिंदुस्तान को असली रास्ते पर लाने के लिए हमें ही असली रास्ते पर आना होगा। बाकी करोड़ों लोग तो असली रास्ते पर ही हैं। उसमें सुधार, बिगाड़, उन्नति, अवनति समय के अनुसार होते ही रहेंगे। पश्चिम की सभ्यता को निकाल बाहर करने की ही हमें कोशिश करनी चाहिए। दूसरा सब अपने आप ठीक हो जाएगा। तो गांधी जी ने जो 18वां अध्याय लिखा है, 18वें अध्याय में उन्होंने यह सब बातें कही है। और यह अध्याय लंबा था। लंबी अध्याय होने के वजह से ही हम उससे अध्यायों को नहीं पढ़ पा रहे हैं। लेकिन इस अध्याय को चूँकि मेरे मित्र ने बहुत ही हमसे आग्रह किया, इसलिए मैंने आपको पढ़कर सुनाया। और जो 19वां अध्याय है वह मशीनें हैं। और 20वां अध्याय जैसा कि मैंने पहले आपसे बताया ही था, जिसमें छुटकारा नाम से वे बताते हैं अपनी बात कि हिंदुस्तान को इन सभी समस्याओं से छुटकारा कैसे मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में हिंद स्वराज के बारे में इतना ही। और हिंद स्वराज पर यह चर्चा आज यहीं समाप्त होती है। और इस चर्चा के बारे में जो मैंने पाठ किया हिंद स्वराज का, इसके बारे में आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट पर ज़रूर बताएं। और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और इसे शेयर भी करें। नमस्कार।